Hello students, this is your SS teacher from 9th standard. Today's lesson is chapter number 2, First World War and Russian Revolution. In chapter 2, we first see about the introduction of our First World War. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories, that means colonies, resulted in these countries going to Asia and Europe. Thus, they established their colonies and expanded their rule. Consequently, there arose a competition between European nations to establish colonies. This greed for colonization among the Western European nations caused the economic, social, and cultural ruin of the Asian African countries. The result of this on world politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution, etc. took place. Now we see this paragraph. वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की कंट्रीज़ की साम्राज्यवादी की भूख और लालच के कारण से उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर अपना कॉलोनीज को स्थापित किया है और अपनी एम्पायर का अपना साम्राज्य को विस्तार भी किए। इसके कारण से इन्होंने अपना कॉलोनीज एस्टैब्लिश भी किए, साम्राज्य को भी विस्तार किए। तो ये यूरोपियन नेशंस अपना कॉलोनीज एक्सपैंड करने के कारण से, एस्टैब्लिश करने के कारण से इन नेशंस के बीच में एक कंपटीशन भी शुरू हुआ और ये वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की लालच के कारण इन देशों के अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रुइन, दैट मीन्स आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक में भी नुकसान पहुंचाया था और इसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। आर्थिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक नुकसान कौन सी कंट्रीज़ में हुआ है? एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में। नाउ लेट अस सी अबाउट द डिटेल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द वेस्ट यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया एंड अफ्रीका। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना कॉलोनीज़ को एशिया टू अफ्रीका तक कैसे एक्सपैंड किए? फर्स्ट, द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन एशिया टू अफ्रीका। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ अपना साम्राज्य को पूरा बसाने के लिए एशिया से अफ्रीका तक इन्होंने अपना साम्राज्य को पूरी की पूरी एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार किए। तो ये लालच के कारण से this greed of the colonization did not spare even their neighboring countries. इनका ये लालच ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेबरिंग कंट्रीज़, उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ को भी नहीं छोड़ा है, वो तो अराउंड अपना वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के आजू बाजू देशों को भी इन लोग छोड़ के नहीं रखे, वहाँ भी अपना कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश करने लगे। स्पेन had taken control over Netherlands, Belgium and Luxembourg. नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग का अधिकार किसके हाथ में आए? स्पेन के पास। लेटर ऑन सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वेर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। तो इनका और भी कुछ क्षेत्रों भी फ्रांस के अधिकार पे आ चुका है। When the Portuguese king died without an heir, Portugal came under the rule of Spanish king because of blood relation. अचानक पोर्चुगीज़ किंग मृत्यु के बाद पोर्चुगल का पूरी कंट्रोल स्पेनिश किंग के हाथ में आ गए। बिकॉज कारण क्या है? वो रक्त संबंध की अधिकार से स्पेनिश किंग ने पोर्चुगल क्षेत्र को अपना कंट्रोल में ले लिया। सो फॉर 6 decades द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज वॉज विथ स्पेन। नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसा जिसके कारण से 6 दशक तक यूरोपीय देशों में कॉलोनीज को स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास था। 6 दशक तक यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने का
एकाधिकार मोनोपोली सिस्टम एकमात्र स्पेन के पास दिया था, स्पेन के पास था। Similarly, Italy and Germany states became the victim of the greed of France and Austria. तो इसी तरह फ्रांस और ऑस्ट्रिया का देश ये भूख के शिकार इटली और जर्मनी भी बने थे। ये भूख की शिकार इटली एंड जर्मनी स्टेट्स बिकेम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations. ये यूरोपियन कंट्रीज अपना सर्वाधिकार को ज़्यादा मजबूत करने लगे, सर्वाधिकार को मजबूत करके एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा मजबूत करके अधिकार करने लगे। Many of the European nations which had become free, इसके कारण से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ अपने आप स्वतंत्रता होने लगी। तो एशिया अफ्रीका का देशों पर स्वतंत्रता यूरोप की सत्ताओं को पकड़कर मजबूत बन रही थी। तो ये सभी देशों स्वतंत्रता हो गए और उन्होंने भी अपनी पूर्व मालिका दैट मीन्स अपना ओन जो फुटस्टेप्स फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इंग्लैंड मेड मेनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशंस देयर कॉलोनीज। तो पूर्व मालिका को भी मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता की अंतर्गत लिया था, अपना सत्ता की अंतर्गत लिया है। कॉलोनियलिज्म इन एशिया के अंदर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस कैसे अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश किए। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंग्लैंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर टू श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, म्यांमार दैट मीन्स बर्मा, सिंगापुर और मलाया ऐसा देशों में भी साम्राज्य की स्थापित किया था। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चाइना में भी प्रवेश किया। बट ड्यू टू ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वेर वॉर्स इन बिटवीन 1839 to 1842 विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। परंतु ये ओपियम व्यापार के कारण से इंग्लैंड और चीन के बीच एक वार शुरू हुआ है इन बिटवीन द ईयर 1839 to 42। तो ये युद्ध के नाम ओपियम वॉर ये इतिहास में नाम लिया है। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयर लॉस्ट 5 of its ports to England and where England could carry on their trade and thus expanded their empire। ये युद्ध में चाइना हार चुका है, हारने के बाद अपना 5 इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को इंग्लैंड के पास सौंप दिए। तो इसके कारण से इंग्लैंड ने अपना व्यापार को भी आगे बढ़ाया, अपना कॉलोनीज अपना एम्पायर को भी एक्सपैंड किया है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ चाइनास वीकनेस, जो चाइना की ये कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ये देशों के अंदर इन देशों में भी अपना व्यापार और राजनीतिक अधिकार को प्राप्त किए थे। तो चाइना की ये कमजोर के कारण से जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। Enormous oil resources in the desert region of the Western Asia attracted the Europeans to establish colonies there. England, Germany, Russia and America established oil companies in Iraq, Iran, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made efforts to take care of their own interest. तो ये वेस्टर्न यूरोपियंस की एस्टैब्लिशमेंट के कारण से इनको वेस्ट एशिया का कुछ क्षेत्रों बहुत इनको अट्रैक्ट होने लगी। तो वहाँ पर कहाँ था एनॉर्मस ऑयल रिसोर्स, ज़्यादा ऑयल रिसोर्सेस था। तो इसके कारण से इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ऑयल कंपनीज। इन लोग भी ऑयल कंपनीज कहाँ पर स्थापित किए? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन देशों में। और इसके साथ अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए
प्रयास किए थे। नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में इनका सर्वाधिकार कैसे हुआ? द डच एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। ये 15th सेंचुरी का अंतिम भाग में अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के कुछ भागों में डच पीपल अपना कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किए। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। तो इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज इन केप एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का कुछ क्षेत्रों में इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑल्सो अपना कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया। कहाँ पर? केप एंड अल्जीरिया। The vast provinces of Africa seemed quite suitable for acquiring raw materials and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्त और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र, दैट मीन्स वर्स्ट प्रोविंसेस, इसके अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। King Leopold of Belgium seized the worst provinces of Congo and established its rule. तो किंग लिपोल्ड ऑफ बेल्जियम ने कॉन्गो के कुछ क्षेत्रों को कैप्चर कर लिया, वहाँ पर अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन इजिप्ट, सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड सम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इंग्लैंड भी अपना सर्वाधिकार को कुछ क्षेत्रों इजिप्ट में, कुछ क्षेत्रों के अंदर कॉलोनीज को एस्टैब्लिश किया है इजिप्ट में, और कुछ क्षेत्रों ईस्ट अफ्रीका में एंड कुछ क्षेत्रों साउथ अफ्रीका में। फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज इन ट्यूनीशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। फ्रांस अपना कॉलोनीज को ट्यूनीशिया, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश की। जर्मनी अपना सर्वाधिकार साम्राज्य को कहाँ पर एस्टैब्लिश किया? ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका में। और इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द रेड सी। इटली ने लाल सागर के आसपास, दैट मीन रेड सी के आसपास अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किए। देन स्पेन एंड पोर्चुगल ऑल्सो सीज्ड सम प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका। ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूरोपियन नेशंस वॉज हेल्ड इन Berlin in 1884 to 85. In the midst of this competition to establish colonies, different African territories were divided among the European nations at the end of the conference. Thus, the colony dominance of different European nations was established over the entire Africa. तो मैंने बताया इटली ने लाल सागर, दैट मीन्स इटाली ने लाल सागर के आसपास भी अफ्रीका के देशों पर कब्जा की, और स्पेन, पोर्चुगल, इन्होंने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिए। और इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा के बीच बर्लिन में भी यूरोपियन नेशंस ने अपना राज्य की एक परिषद की बैठक हुई, एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज किए 1884 to 85 तक, जो जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया है। तो इसके अनुसार एंटायर अफ्रीका मानी पूरी अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों की साम्राज्य स्थापित हुआ है। तो एंटायर अफ्रीका में यूरोपियन नेशंस ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश की। While on one hand the greedy European nations were trying to colonize various ancient African territories, ये एक तरफ देखेंगे तो यूरोपियन नेशंस के लालच के कारण से इन लोग ज़्यादा एंशियंट टू अफ्रीकन टेरिटरीज़ के अंदर अपना कॉलोनीज़ को एस्टैब्लिश कर लिए, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जर्मनी एंड इटली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो दूसरी तरफ देखेंगे जर्मनी और इटली में भी एकीकरण हुआ था, Thus the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization.
Thus, these quickly changing global phenomena had exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. एक तरफ यूरोपियन नेशंस अपना लालच के कारण से ज़्यादा कॉलोनीज एंशियंट टू अफ्रीकन टेरिटरीज में एस्टैब्लिश किए, और दूसरी तरफ जर्मनी एंड इटली यूनिफाई होके इन लोग एक प्रोसेस क्रिएट किए, एकीकरण करके सबको यूरोपियन नेशंस को हटाने के लिए कोशिश किए। द यूनिफाइड जर्मनी, तो जर्मनी का ये इसलिए जर्मनी औद्योगिकरण, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, तो इसकी स्पर्धा कूद पड़ा था, प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था। देन इस तरह इन तीव्र बदलते जाते ज़्यादा इन लोग का क्विकली चेंजेस के कारण से उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया है, तो उससे उनका विकास रुक गया था, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। लेट अस मीट अगेन इन द पार्ट 2. Till then, bye. Thank you.